हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। इस लेक्चर में हम वाटर डिमांड और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज वाटर डिमांड्स। आज आप वाटर डिमांड्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी जो है वाटर डिमांड्स कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो जो टोटल डिमांड होती है वाटर की वो फॉलोइंग डिमांड से मिलकर बनती है। जैसे कि पहली डिमांड है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। तो डोमेस्टिक वाटर डिमांड का मतलब है कि जो डोमेस्टिक नीड्स को पूरा करने के लिए जो वाटर की क्वांटिटी नीडेड होती है वो आपकी कहलाती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। जैसे कि ड्रिंकिंग, कुकिंग या वॉशिंग, इन सब के लिए कितना वाटर रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो डिमांड आपकी कहलाती है डोमेस्टिक वाटर डिमांड। जैसे कि अगर आप सिटी के लिए बात करें तो ये वेरी करती है 135 से 225 लीटर पर कैपिटा पर डे। यानी कि एक दिन में एक पर्सन कितने लीटर वाटर जो है रिक्वायरमेंट वाटर की रहती है, ठीक है। तो जो नॉर्मली आप इसको लेते हैं वो 200 LPCD ले लेते हैं, यानी 200 लीटर पर कैपिटा पर डे। इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड नेक्स्ट आती है। तो इंडस्ट्रियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड कहलाती है। ये वेरी करती है 50 से 450 लीटर पर कैपिटा पर डे। नेक्स्ट आता है इंस्टीट्यूशनल वाटर डिमांड। तो इंस्टीट्यूशन में लिए इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, इन सब में वाटर की रिक्वायरमेंट क्या रहती है, तो ये वेरी करती है 20 to 50 LPCD। और वाटर फॉर पब्लिक यूज़, जैसे कि इट इंक्लूड्स द वाटर रिक्वायर्ड फॉर पब्लिक यूटिलिटी पर्पज, जैसे कि वॉशिंग ऑफ रोड्स को वॉश करने के लिए या गार्डनिंग वगैरह के लिए। तो ये जनरली पब्लिक यूज़ के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है वो होती है 10 to 20 LPCD। नेक्स्ट आता है फायर डिमांड। तो फायर डिमांड क्या होता है कि जैसे कि सपोज कहीं पर फायर वगैरह लग गई तो वहाँ पर जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है तो वो इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन केस फायर ब्रेक्स आउट नॉर्मली। यानी कि जो फायर को रोकने के लिए जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है वो फायर डिमांड कहलाती है। तो नॉर्मली टेकन टू बी 1 LPCD। ये जो नॉर्मली इसकी जो रेंज होती है वो 1 LPCD होती है। इट कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड एम्पेरिकली, इसको फॉर्मूले से भी कंप्यूट कर सकते हैं। या आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि फायर डिमांड बताइए, अगर आपको पॉपुलेशन गिवन है तो रूट पी, ठीक है। तो ये आपकी फायर डिमांड होती है कि कितने फायर डिमांड जो है रिक्वायरमेंट है। तो ये ओवरऑल किलो लीटर यानी KL में आती है इसकी यूनिट। और जो पी है वो आपकी है पॉपुलेशन इन थाउजेंड, यानी कि पॉपुलेशन थाउजेंड्स में कितनी है वो अगर यहाँ पे फिल कर देंगे, उसका रूट लेके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको फायर डिमांड मिल जाती है पी इन थाउजेंड। नेक्स्ट आता है टोटल वाटर डिमांड। अब ये अलग अलग हो गई, अब जब इनको कंप्राइज करेंगे यानी सबको इक्वल करेंगे सारी डिमांड्स को तो आपको टोटल वाटर डिमांड मिल जाएगी। तो जो टोटल वाटर डिमांड रहती है, टोटल वाटर डिमांड, तो ये रहती है 250 से 350 LPCD, यानी लीटर पर कैपिटा पर डे। तो ये वेरी करती है 250 से 350 के बीच। क्लियर है। अब नेक्स्ट आता है डिमांड्स कैसे कंप्यूट करते हैं। तो जो मैक्सिमम डेली डिमांड होता है वो आपको पता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड के होता है। यानी एवरेज डेली डिमांड कितनी है उसका 1.8 टाइम्स आपका कहलाता है मैक्सिमम डेली डिमांड। और एवरेज डेली डिमांड होता क्या है, पॉपुलेशन कितनी है इंटू एवरेज पर कैपिटा डिमांड कितनी है, ठीक है। यानी पर पर्सन कितनी डिमांड है और पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको एवरेज डेली डिमांड मिल जाएगा। 1.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मैक्सिमम डेली डिमांड मिल जाएगा। तो ये आपको वैल्यू ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं मैक्सिमम डेली डिमांड कितने टाइम्स होता है एवरेज डेली डिमांड के। अब बात करते हैं मैक्सिमम आर्ली डिमांड। ये तो डेली मैक्सिमम डेली डिमांड था, ये है आपका मैक्सिमम आर्ली डिमांड। ये होता है 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज आर्ली डिमांड ऑफ मैक्सिमम डे। यानी कि कोई एक ऐसा दिन है, सपोज अगर आप ये कहें कि 22 जुलाई, ठीक है, वहाँ पर उस दिन सबसे ज़्यादा डिमांड हुई तो मैक्सिमम डे की जो आर्ली डिमांड होगी एवरेज वो आप कंसीडर करेंगे, इंटू 1.5 कर देंगे तो आपको मैक्सिमम आर्ली डिमांड आ जाएगा 1.5। अब इसको एवरेज आर्ली डिमांड को अगर आप मैक्सिमम डे की है तो मैक्सिमम डेली डिमांड अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाता है मैक्सिमम डेली डिमांड इंटू 1/24, क्योंकि आर में है तो अगर आप इसको डे में कन्वर्ट करना चाहते हैं डेली डिमांड कितनी होगी तो बाई 24 करना पड़ेगा।
और मैक्सिमम डेली डिमांड आपको पता है 1.8 टाइम्स ऑफ एवरेज डेली डिमांड होता है। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा 2.7, ठीक है। 2.7 अब बचा एवरेज डेली डिमांड डिवाइडेड बाई 24। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, एवरेज आरली डिमांड। इसको आर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, तो ये आ जाएगा एवरेज आरली डिमांड। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम आरली डिमांड है ये 2.7 टाइम्स होती है एवरेज आरली डिमांड के, ठीक है। जो परसेंटेज रेशियो होता है मैक्सिमम डिमांड टू द एवरेज डिमांड फॉर एनी इक्वेशन कैन बी कंप्यूटेड एम्पेरिकली, यानी कि ये एक इक्वेशन कराती है गुडरिच इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, जो परसेंटेज रेशियो है ये कहलाता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाई एवरेज डिमांड। ये रेशियो जो है आपका, इसकी वैल्यू होती है 180 इंटू टी टू द पावर माइनस 0.10, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी परसेंटेज में आ जाती है, जो परसेंटेज रेशियो कहलाता है। तो परसेंटेज रेशियो का फॉर्मूला होता है 180 इंटू टी टू पावर माइनस 0.10। ये गुडरिच इक्वेशन कहलाती है, जहाँ टी की जो वैल्यू है वो आपकी डेज में रहती है, ठीक है। तो ये शुड बी मोर देन 1 डे, यानी एक दिन से ज़्यादा ही होनी चाहिए। डेज में है तो एक दिन से ज़्यादा होगी, तब आप इजीली जो है यहाँ पर पुट कर सकते हैं टी की वैल्यू और परसेंटेज में रेशियो निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है, ध्यान रखिएगा, जिसको कहते हैं को इंसिडेंटल ड्राफ्ट। को इंसिडेंट ड्राफ्ट, या आप ये कह सकते हैं को इंसिडेंट डिमांड या को इंसिडेंटल डिमांड, ठीक है। तो ये होता है कि जो मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज है या मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज प्लस फायर डिमांड, ठीक है, इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो आपका कहलाता है कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट या कोइंसिडेंटल डिमांड। तो ये ध्यान रखिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं कि ये किसके इक्वल होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम अर्ली डिमांड या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड, इनमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी वो आपका कहलाएगा कोइंसिडेंटल ड्राफ्ट और डिमांड। अब नेक्स्ट टर्म आता है डिज़ाइन लाइफ एंड डिज़ाइन डिस्चार्ज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स इन वाटर सप्लाई स्कीम, यानी डिफरेंट जो जो यूनिट्स हैं वाटर सप्लाई में ओवरऑल पूरे ट्रीटमेंट में, तो आप क्या डिज़ाइन लाइफ रखते हैं और क्या डिज़ाइन डिस्चार्ज कंसीडर करते हैं। तो सपोज सबसे पहला क्या होता है, सोर्स, जैसे कि डैम वगैरह है या रिजर्वॉयर है, वहाँ से आप वाटर को निकाल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, सब सरफेस वाटर या सरफेस वाटर है, ठीक है। तो इधर आप डिज़ाइन लाइफ शो कर रहे हैं, इधर डिज़ाइन डिस्चार्ज। तो इन सबको क्या करते हैं, एक पाइप के थ्रू इस वाटर को पाइप 1 के थ्रू जो है आप पंप में भेजते हैं, यानी पंप के थ्रू पाइप 1 से होता हुआ ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में वाटर जाता है जहाँ पर ट्रीट होता है। फिर इसके बाद सेम पाइप 1 से होता हुआ सर्विस रिजर्वॉयर में जाता है, वहाँ से पाइप 2 से होता हुआ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में चला जाता है जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट करना है वाटर को, ठीक है। तो क्या होता है कि जो रिजर्वॉयर होता है, यानी कि जो रिजर्वॉयर जहाँ से आप वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज रहे हैं वाटर, तो वो रिजर्वॉयर की जो डिज़ाइन लाइफ है वो 50 साल कंसीडर करते हैं, ईयर्स में जो है ये लाइफ है। और जो पाइप रहते हैं, इन पाइप की लाइफ जो है 30 ईयर्स पाइप 1 की कंसीडर करते हैं। पंप जो है इनकी लाइफ 15 साल कंसीडर करते हैं। अब पाइप 1 की लाइफ 30 ईयर्स, जितने भी पाइप हैं उनकी लाइफ आप 30 साल कंसीडर करते हैं। और जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इनकी लाइफ 15 साल जो है आप डिज़ाइन करते हैं, 15 साल के लिए। और ये पाइप है इसको 30 साल के लिए डिज़ाइन करते हैं। सर्विस रिजर्वायर को 15 या 30, ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का सर्विस रिजर्वायर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप 15 साल या 30 साल जो है आप प्रोवाइड करते हैं। इनकी डिज़ाइन लाइफ कैसी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। पाइप 2 की जो डिज़ाइन लाइफ है 30 ईयर्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो डिज़ाइन लाइफ है वो आप 30 साल कंसीडर करके चलते हैं। तो जनरली आपने देखा जो पाइप है इनकी लाइफ आपने क्या किया 30-30 साल कंसीडर करी, और मोस्टली सर्विस रिजर्वायर और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इनकी लाइफ भी आपने देखा कि 30 ईयर्स कंसीडर की हुई है, ठीक है। लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जिसकी लाइफ आपने डिज़ाइन लाइफ क्या मानी है, सिर्फ 15 साल। इसलिए इतनी कम इसलिए मानी है क्योंकि क्या होता है कि टाइम चेंज होने के साथ साथ एडवांसमेंट आते रहते हैं टेक्नोलॉजी में, यानी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती रहेगी उससे हिसाब से ट्रीटमेंट प्लांट भी चेंज होते रहते हैं। तो आप क्या करते हैं, सिर्फ 15 साल के लिए डिज़ाइन करते हैं, जिससे कि अगर कोई चेंजेस आए तो 15 साल तक ये वर्क कर जाएगा, उसके बाद आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इनको जो डिज़ाइन डिस्चार्ज कंसीडर करते हैं, जैसे रिजर्वायर है, सर्विस रिजर्वायर है, इसको मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज पे डिज़ाइन करते हैं,
पाइप 1 को भी आप मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज पे डिज़ाइन करते हैं, पंप को भी आप मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज पे डिज़ाइन करते हैं, पाइप को भी मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज पे डिज़ाइन करते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को भी आप मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज पे मान के डिज़ाइन करते हैं, पाइप 1 को आप मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज मान के डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे जो सर्विस रिजर्वायर है, इसमें जो आप डिस्चार्ज डिज़ाइन करते हैं वो डिपेंड करता है कि बैलेंसिंग स्टोरेज कौन सा मेथड्स जो है किसके थ्रू आप कैलकुलेट कर रहे हैं मैक्सिमम, बैलेंसिंग स्टोरेज है या फायर डिमांड है, इनके बेसिस पर जो है आप डिस्चार्ज डिज़ाइन करते हैं। इमरजेंसी आ गई, ठीक है, इनके बेसिस पर, इमरजेंसी के बेसिस पर कितना आप सर्विस रिजर्वायर जो है कौन सा डिस्चार्ज रखना है, स्टोरेज के बेसिस पर जो है आप डिस्चार्ज को डिज़ाइन करते हैं। पाइप 2 जो है, जो सेकेंड पाइप आप लेते हैं वो मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज पर डिज़ाइन करते हैं, ना कि मैक्सिमम डेली डिस्चार्ज, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमेशा मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज पे डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सर्विस रिजर्वायर के बाद जो आप पाइप सेकेंड पाइप लगाने हैं, सेम पाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं, आप दूसरा पाइप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, उसका जो डिस्चार्ज है वो आप डिज़ाइन करते हैं मैक्सिमम आर्ली बेसिस पर, और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी मैक्सिमम आर्ली बेसिस पर डिज़ाइन किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अब पूरे डे में तो वर्क नहीं करेगा, यानी जितना आर बेसिस पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने घंटे एक दिन में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसके बेसिस पर, इसलिए मैक्सिमम आर्ली बेसिस पर आप इसको डिज़ाइन करते हैं। अब बात करते हैं सर्विस रिजर्वायर की, जिसमें आपने बैलेंसिंग स्टोरेज, फायर डिमांड के बारे में आपने देख लिया है। अब आता है टर्म बैलेंसिंग स्टोरेज, इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो बैलेंसिंग स्टोरेज का मतलब है कि कितना आप बैलेंसिंग स्टोरेज या मिनिमम कैपेसिटी कितनी रिजर्वायर की रखें, जिससे कि उसमें डिमांड की जो है कभी कमी ना रहे, ठीक है, डिमांड ओवरऑल आपकी फुलफिल होती रहे। तो इसको एक ग्राफ के थ्रू आप समझ सकते हैं कि सपोज इधर आप टाइम को शो कर रहे हैं और ये सप्लाई लाइन है, ठीक है, क्यूमुलेटिव सप्लाई लाइन है, कंटिन्यूअसली जो है आप कांस्टेंट सप्लाई दे रहे हैं, तो ये जो लाइन आपकी कहलाती है क्यूमुलेटिव सप्लाई लाइन। फिर इसके बाद इधर आप शो कर रहे हैं क्यूमुलेटिव फ्लो, डिमांड या सप्लाई को, क्यूमुलेटिव फ्लो, चाहे वो डिमांड हो या सप्लाई, ठीक है। तो सपोज आपने देखा कि जो डिमांड का कर्व है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। डिमांड का कर्व क्या है, डिमांड चेंज होती रहेगी, कम ज़्यादा होती रहेगी, तो ये डिमांड का कर्व होता है। सपोज ये टाइम आपने T1 मान लिया, और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो पॉइंट है, यानी कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की, वो सपोज आपने A कंसीडर कर ली, और ये टाइम मान लिया T2, फिर इसके बाद एक टाइम आपने माना T3, जहाँ पर आपने देखा कि डिमांड जितनी है उतनी ही सप्लाई मिल रही है, फिर उसके बाद ये जो वैल्यू आपने मानी वो कैपिटल भी मान ली, यानी ये जो पॉइंट है इस पर जो टाइम है, सपोज ये टाइम आपने कंसीडर कर लिया T4, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है क्यूमुलेटिव डिमांड लाइन, क्योंकि डिमांड जो है वो टाइम के साथ जो है चेंज होती रहती है, कभी कम होगी कभी ज़्यादा होगी, वो वेरी होती रहेगी। तो इसको आप कर्व को इस टाइप से समझ सकते हैं कि सपोज ये रिजर्वायर था, ठीक है, तो इनिशियली आपने बात करी टाइम t इक्वल टू T1 पे, यानी t इक्वल टू T1 पे बात करें तो उस समय टाइम कितना है, 0। तो उस समय जो लेवल है रिजर्वायर का वो सपोज ये है, ठीक है। तो आपने क्या किया, अब जैसे जैसे आप क्या कर रहे हैं, सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ाते जा रहे हैं, और डिमांड भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो एक लेवल ऐसा आएगा कि सपोज यहाँ पर जैसे आपने सप्लाई बढ़ाई, यहाँ पे इधर आप सप्लाई दे रहे हैं, और दूसरे साइड से जो है डिमांड हो रही है, इसका मतलब है ये वाटर कम हो रहा है, ठीक है। तो एक लेवल ऐसा आएगा जब t इक्वल टू T2 पे, तो ये सप्लाई जो है यहाँ पर, ये टाइम आपका T2 होगा जहाँ पर सप्लाई आपकी फुल रहेगी, यानी कि पूरा रिजर्वायर का जो टॉप लेवल है वो फिल हो जाएगा सप्लाई तक, क्योंकि जैसे जैसे आप सप्लाई दे रहे हैं डिमांड हो रही है। तो आप देख रहे हैं कि सप्लाई की कंपेरेटिवली डिमांड क्या है, कम है, तो सप्लाई क्या होगी, धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, और ये जो डिफरेंस है यानी सप्लाई माइनस डिमांड का, ये यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यू है। तो यहाँ तक आपने क्या किया, इसको
फिल कर दिया, यानी रिजर्वायर का ये लेवल आपने टॉप लेवल मान लिया T इक्वल टू T2 पे, क्योंकि आपने सप्लाई दी, डिमांड थोड़ी सी कम हुई यानी सप्लाई का लेवल बढ़ गया। फिर आपने सप्लाई दी, सपोज यहाँ तक लेवल था सप्लाई का, तो डिमांड सिर्फ इस लेवल तक कम हुई। फिर आपने और सप्लाई दी, डिमांड थोड़ी सी कम हुई, यानी सप्लाई का लेवल बढ़ता चला जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा T इक्वल टू T2 पे कि जब ओवरऑल रिजर्वायर का लेवल क्या होगा, यहाँ पर होगा। फिर आपने देखा कि जैसे ही आप फिर आगे बढ़े, अब डिमांड क्या है, सप्लाई तो कांस्टेंट है, उतनी सप्लाई मिल रही है, लेकिन डिमांड क्या थी, कम थी। अब डिमांड क्या हो रही है, इसके बाद धीरे धीरे आप देख रहे हैं बढ़ती चली जा रही है, यानी कि सप्लाई एक कांस्टेंट दे रहे हैं, उसके कंपैरेटिवली डिमांड जो है वो बढ़ रही है, यानी ज़्यादा वाटर यूज़ हो रहा है। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब सप्लाई इक्वल टू डिमांड, यानी जितनी सप्लाई है उतनी ही डिमांड, तो आप कहाँ पर पहुंच जाएंगे, इस लेवल पर, क्योंकि आपने सप्लाई पूरा सपोज यहाँ तक इस लेवल तक दी, पूरी लेवल सप्लाई दी, उसके बाद डिमांड भी उतनी ही आपने यूज़ कर ली, यानी जितना वाटर आपने सप्लाई किया उतना ही यूज़ हो गया। तो ये जो लेवल आ जाएगा जो T इक्वल टू T3 का होगा, जहाँ पर फिर से ये वाटर का लेवल यहाँ पर आ जाएगा, यानी जितना आपने वाटर प्रोवाइड किया उतना ही वाटर उसने यूज़ कर लिया। फिर क्या होगा, धीरे धीरे आप देख रहे हैं डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा बढ़ती जा रही है, यानी जितनी आप सप्लाई दे रहे हैं सपोज यहाँ तक, और डिमांड उसने ज़्यादा यूज़ कर ली, तो वाटर लेवल सपोज यहाँ पर आ गया। फिर एक टाइम ऐसा आएगा यहाँ पर, जैसे कि जितना आपने सपोज डिमांड बहुत ज़्यादा, यानी सप्लाई जितनी दी उससे डिमांड, ये मैक्सिमम डिफरेंस जो है यहाँ पर मिल रहा है, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू क्या हो जाएगी B, और ये वैल्यू आप क्या कह सकते हैं A, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई माइनस डिमांड की जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है वो इतनी आ रही है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपने देखा कि डिमांड जो है वो B ज़्यादा है कंपैरेटिवली सप्लाई से, यानी सप्लाई में अगर आप B और ऐड कर दें तो उतनी डिमांड है। तो सपोज सप्लाई अपने इस लेवल तक दी, तो उसमें डिमांड B और ज़्यादा है, यानी कि इतना वाटर जो है पूरा यूज़ हो गया। तो अगर आप रिजर्वायर को डिज़ाइन करते हैं, फिर एक लेवल आता है कि सप्लाई क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो फाइनली इस केस में क्या होगा, यानी यहाँ पर अगर आप बात करें कि पूरी डिमांड यूज़ हो गई, तो इस केस में पूरा रिजर्वायर क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा, पूरा रिजर्वायर क्या होगा, फुल होगा। तो अगर आप A प्लस बी, यानी पूरे रिजर्वायर को A प्लस बी कैपेसिटी से डिज़ाइन कर दें, यानी इतना मैक्सिमम आपको देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो वेरिएशन आ रहा है वो इतना आ रहा है, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सप्लाई ज़्यादा दी और डिमांड इतनी है, तो यानी मैक्सिमम जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका A आ रहा है। और इसके बाद क्या हुआ कि सप्लाई जो है आपने यहाँ पर जितनी दी उससे B जो है डिमांड ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आपने एक मिनिमम वैल्यू जो है ये मान ली B की। तो ओवरऑल जो बैलेंसिंग स्टोरेज कैपेसिटी होती है, बैलेंसिंग स्टोरेज बोलते हैं, इसकी जो कैपेसिटी है आप डिज़ाइन करते हैं वो हमेशा क्या मान के करेंगे, A प्लस बी, यानी मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम डिफरेंस आपने देख लिया क्यूमुलेटिव सप्लाई माइनस क्यूमुलेटिव डिमांड में, और फिर मैक्सिमम डिफरेंस आपने देख लिया क्यूमुलेटिव डिमांड माइनस क्यूमुलेटिव सप्लाई में। तो इन दोनों को अगर आप ऐड कर दें और उस कैपेसिटी को मान के अगर आप रिजर्वायर डिज़ाइन करते हैं, बैलेंसिंग स्टोरेज डिज़ाइन करते हैं, तो कभी भी ये ओवरऑल कभी भी चेंजेस नहीं आएंगे, यानी डिमांड भी फुलफिल होती रहेगी और सप्लाई भी चलती रहेगी। क्लियर है, तो ये आपकी कहलाती है बैलेंसिंग स्टोरेज कैपेसिटी A प्लस बी, जहाँ A क्या है, क्यूमुलेटिव सप्लाई माइनस क्यूमुलेटिव डिमांड, ये वैल्यू मिल गई, और B क्या है, क्यूमुलेटिव डिमांड माइनस क्यूमुलेटिव सप्लाई। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको जो है मिनिमम कैपेसिटी जो है बैलेंसिंग स्टोरेज की फाइंड करनी है, कि कम से कम जो है आप बैलेंसिंग स्टोरेज इतना डिज़ाइन करें कि कोई भी प्रॉब्लम जो है डिस्ट्रीब्यूशन में ना रहे, ठीक है। बैलेंसिंग स्टोरेज की आपको मिनिमम कैपेसिटी फाइंड करनी है। यहाँ पर जो है टाइम गिवन है, और इधर आपको सप्लाई का चार्ट गिवन है कि कितनी कितनी सप्लाई उस टाइम पे हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको डिमांड गिवन है। तो आपको ये कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में 0 से 4 यानी 4 घंटे का ड्यूरेशन है, फिर 4 to 6, 6 to 10, 10 to 12, 12 to 15, 15 to 16 यानी 1 घंटे में, 16 to 20, 20 to 23 और 23 to 24, यानी जो भी ओवरऑल सप्लाई हो रही है वो इतने इतने ड्यूरेशन में हो रही है। तो 0 से 4 घंटे में कोई भी सप्लाई नहीं हुई, ठीक है। और जो डिमांड थी वो 13,333 थी उस 4 घंटे में। 4 से 6 घंटे की बात करें तो सप्लाई जो है आपकी वो 50,000 हो गई, उसके बाद डिमांड जो थी वो डिमांड जो है वो 40,000 है, ठीक है।
फिर 6 से 4 10 घंटे में आपने देखा कि जो सप्लाई है वो आपकी ओवरऑल 1 लाख है। फिर जो डिमांड थी वो आपकी उस 6 से 10 घंटे के बीच में 1,20,000 डिमांड रही। 10 से 12 घंटे की में अगर आप बात करते हैं तो 50,000 सप्लाई थी और डिमांड जो है 10 से 12 घंटे में वो 33,333 थी। फिर इसके बाद 12 से 15 घंटे में कोई सप्लाई नहीं थी और जो डिमांड थी वो आपकी 25,000 थी। फिर 15 से 16 घंटे में जो सप्लाई थी वो 25,000 थी और उस केस में डिमांड जो थी 8,333 थी। 16 से 20 घंटे में अगर आप बात करें तो 1 लाख जो है वो सप्लाई हुई और जो डिमांड थी उस केस में वो 106,666, ठीक है, इतनी जो है वो सप्लाई हुई। यानी कि टोटल कितना हो गया 106.6,666। 20 से 23 आवर्स की अगर आप बात करते हैं तो 75,000 जो है वो सप्लाई हुई और जो डिमांड थी वो आपकी 50,000 थी और 23 से 24 घंटे में कोई सप्लाई नहीं हुई। उस केस में जो डिमांड थी वो आपकी 3,335, इतनी जो है वो आपकी डिमांड थी। तो अब आपको बैलेंसिंग स्टोरेज कैपेसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पे जो है क्यूमुलेटिव सप्लाई निकाल लें। क्यूमुलेटिव सप्लाई कितनी होगी और इधर आप निकाल सकते हैं क्यूमुलेटिव डिमांड, ठीक है। तो ओवरऑल बैलेंसिंग स्टोरेज कैपेसिटी होती है ए प्लस बी, यानी क्यूमुलेटिव सप्लाई माइनस क्यूमुलेटिव डिमांड और क्यूमुलेटिव डिमांड माइनस क्यूमुलेटिव सप्लाई। तो आप क्यूमुलेटिव सप्लाई माइनस क्यूमुलेटिव डिमांड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी। क्यूमुलेटिव सप्लाई पहले आप देख लीजिए क्या आएगी, 0, इन सबको ऐड करती जाइए, 50,000, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 1,50,000, फिर आपका आ जाएगा 2 लाख, फिर आपकी ओवरऑल ऐड कर देंगे, फिर आपका 2 लाख आ जाएगा, फिर आपका 2,25,000, फिर 3,25,000, फिर आपका 4 लाख, फिर आपका लास्ट में 4 लाख। तो ये हो गई क्यूमुलेटिव सप्लाई। अब आप बात करते हैं क्यूमुलेटिव डिमांड की। तो क्यूमुलेटिव डिमांड पहली क्या है 13,333, फिर इसके बाद 53,333, फिर आपका 173,333, फिर आपका आ जाएगा 206,66,666, 231,666, 239,999, 346,665, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा 396,665 और ये आ गया आपका 4 लाख। तो अगर आप इनमें से डिफरेंस देखते हैं तो पहला क्या आ जाएगा -13,333, फिर -3,333, फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका -23,333 और -6,666, -31,666, -14,999, -21,665, 3,335, ठीक है। तो ये वैल्यूज जो है आपकी मिल गई, यहाँ पे क्या मिल जाएगा 0। तो आपको ये देखना है कि मिनिमम कैपेसिटी होती क्या है। जो बैलेंसिंग स्टोरेज है मिनिमम कैपेसिटी उसकी फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी। तो ए क्या होता है आपका क्यूमुलेटिव सप्लाई माइनस क्यूमुलेटिव डिमांड। तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो आप लेते हैं, ए क्या है वो मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्यूमुलेटिव सप्लाई माइनस क्यूमुलेटिव डिमांड में सब वैल्यू माइनस में आ रही है। तो पॉजिटिव वैल्यू क्या है ये मैक्सिमम हो गई, तो ये वैल्यू आपकी ए की हो गई। अब आपको बी देखना है तो इसमें से इससे माइनस करेंगे तो वही साइन चेंज हो जाएंगे सिर्फ। तो जो माइनस में सबसे ज़्यादा वैल्यू मिल रही होगी वो आपकी बी की होगी। तो आप देख सकते हैं 23,333 ये वैल्यू जो है माइनस में मिल रही है, इसका मतलब है ये बी की वैल्यू हो गई सबसे ज़्यादा। तो ए प्लस बी यानी ए की वैल्यू है 3,335 और बी की वैल्यू क्या होगी 23,333। यहाँ माइनस नहीं लेंगे क्योंकि आप क्यूमुलेटिव डिमांड माइनस क्यूमुलेटिव सप्लाई निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस में। तो ओवरऑल जो मिनिमम कैपेसिटी हो गई वो 35,001, ठीक है। तो ये आपकी बैलेंसिंग स्टोरेज की मिनिमम कैपेसिटी है। इस टाइप से जो है आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। तो डिस्ट्रीब्यूशन आप करते कैसे हैं वाटर का, तो कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप करते हैं। डिफरेंट टाइप्स के पाइप नेटवर्क हैं। तो पहला जो आता है उसको कहते हैं डेड एंड सिस्टम, ठीक है। तो डेड एंड सिस्टम कुछ इस टाइप का नेटवर्क होता है
जैसे कि सपोज ये आपने एक मेन पाइप डाल दिया, ये आपका है मेन पाइप। इसमें जो है आपने साइड में जो है सब मेन्स निकाल दिए, ठीक है। जैसे इधर सब मेन निकाल दिए, ये सब मेन निकाल दिया, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे आपने ये सब मेन्स निकाल दिए। तो ये आपके कहलाते हैं, जैसे ये पाइप जो है वाटर फ्लो हुआ यहाँ से यहाँ तक आया, ये जो वाटर फ्लो रहा है इधर इस डायरेक्शन में चला गया, यहाँ पे कुछ वाटर आया, ये इस डायरेक्शन में चला गया और ये नीचे। तो ये आपके कहलाते हैं सब मेन्स, ठीक है। ये आपका हो गया सब मेन, यानी मेन पाइप में भी एक आपने ब्रांच निकाल दी सब मेन, और सब मेंस में भी अगर आप ब्रांच निकाल दे रहे हैं, कुछ वाटर इधर प्रोवाइड कर दिया, कुछ आपने इधर प्रोवाइड कर दिया, तो ये आपके कहलाते हैं ब्रांच। इसको आपने कह दिया सब मेन, यानी एस से डिनोट कर दिया। ये मेन पाइप है, इसको आपने एम कह दिया, और ये आपके ब्रांच, ये ब्रांच निकाल दी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें, सपोज ये आपने इधर ब्रांच निकाल दी, ये आपने जो है ब्रांच निकाल दी, इधर आपने कोई ब्रांच निकाल दी, तो ये जो है आपके ब्रांच पाइप्स हो जाते हैं। तो डेड एंड सिस्टम का मतलब क्या है कि जैसे कि सपोज कोई ये जो है आपने इधर डायरेक्शन में ब्रांच निकाल दी, ये ब्रांच निकाल दी, तो ये आपके ब्रांच कहलाते हैं और ये सबमेन्स है। तो डेड एंड का मतलब है कि ये पहले ओल्डर टाउन्स में यूज किए जाते थे, जहां पर वहां पर यूज करते हैं जैसे कि कोई भी वहां पे कंट्री इरेगुलरली एक्सपेंड है, यानी कि कहीं भी कोई भी डायरेक्शन में वो एक्सपेंड कर दी है उस कंट्री में, उस सिटी को, तो वहां पर आप डेड एंड सिस्टम का यूज करते थे या पुराने विलेजेस में सुइटेबिलिटी के लिए। तो ये क्या है, आपका बहुत ज़्यादा इकोनॉमी और सिंप्लिसिटी से आप बना सकते हैं इजीली, इसलिए आप वहाँ पर डेड एंड सिस्टम का यूज़ करते थे। सिर्फ एक मेन पाइप बिछाया और जहाँ जहाँ वाटर को प्रोवाइड करना है बस वहाँ पे सब मेन्स बिछा के ब्रांच प्रोवाइड कर दिया, वहाँ पे आपने वो कर दिया। तो ये ध्यान रखिएगा कि डेड एंड का मतलब होता है कि जहाँ पर आप पाइप का एंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कहलाता है डेड एंड। जैसे कि ये पाइप गया यहाँ पे, ये एंड हो गया, तो ये आपका डेड एंड हो गया, ये डेड एंड हो गया। तो इस टाइप से ये कहलाता है डेड एंड सिस्टम, जहां पे गया वहीं पे आपने डेड एंड। तो यहाँ पे कुछ कट ऑफ वॉल्व्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेन पाइप है तो यहाँ से अब सब मेन गया, तो यहाँ पे आपने एक कट ऑफ वॉल्व या स्लुइस वॉल्व को प्रोवाइड कर दिया। यहाँ पे जैसे स्टार्ट हुआ है सब मेन, तो यहाँ पे एक आपने कट ऑफ वॉल्व प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि ये मेन पाइप से ये सब मेन गया, तो यहाँ पे कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर दिया। इसका मतलब है कि अगर आपको इस डायरेक्शन में सप्लाई हर जगह रोकनी है, तो ये कट ऑफ वॉल्व के थ्रू जो है आप पूरी सप्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो भी आपने पाइप्स प्रोवाइड करे हैं, ब्रांचेस भेजी हैं, तो वहां पर अगर कंट्रोल करना है तो ये कट ऑफ वॉल्व आपने यहाँ प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में भेजना है तो सबमेन में कट ऑफ वॉल, स्टार्टिंग के सबमेन में ही आप कट ऑफ वॉल प्रोवाइड करते हैं। सपोज कोई दूसरी जगह और भेजना है तो आपने इस टाइप का प्रोवाइड कर दिया, ये कट ऑफ वॉल हो गया, सबमेन हो गया। फिर यहाँ पे जो है वाटर इस टाइप से प्रोवाइड कर दिया, इधर प्रोवाइड कर दिया, ये वाटर, ये ब्रांच पाइप्स आपने प्रोवाइड कर दिए। तो ये आपका सिस्टम कहलाता है डेड एंड सिस्टम। अब बेसिकली डेड एंड सिस्टम जो है रेयरली प्रोवाइड करते हैं, वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर इरेगुलर जो है टोपोग्राफी रहती है, इरेगुलरिटी रहती है आपकी कंट्री में, तो वहाँ आप डेड एंड सिस्टम को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो आता है नेटवर्क का, वो आपका कहलाता है ग्रिड आयरन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेटवर्क का वो ग्रिड शेप में होता है। जैसे कि सपोज ये आपने क्या किया, मेन पाइप प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये मेन पाइप हो गया। इसमें आपने क्या किया, ये सब मेन्स निकाल दिया, ये सब मेन, ये सपोज इस टाइप से आपने क्या किया, सब मेन्स प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, ये सब मेन्स प्रोवाइड कर दिया। तो ये आपके सब मेन्स हो गए, और इन सब मेन्स में आपने जो है वो ब्रांच प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि सपोज इन सब मेन से आपने ये ब्रांच निकाल दी, ये इस सब मेन से ये ब्रांच निकाल दी, यहाँ से ये ब्रांच निकाल दी, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है ग्रिड, यानी ग्रिड शेप में जो है, स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप में जो है, ये आप ग्रिड शेप में जो है नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपका कहलाता है ग्रिड आयरन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि सपोज ये मेन है, ये आपका सब मेन्स हो गया, ठीक है, यहाँ पे सब मेन्स है, ये स्लुइस, यहाँ कट ऑफ वॉल्व या स्लुइस वॉल्व यहाँ प्रोवाइड किया, ये सब मेन्स हो गया, यहाँ प्रोवाइड कर दिया, यहाँ कट ऑफ वॉल्व हो गए, यहाँ कट ऑफ वॉल्व प्रोवाइड कर दिया। फिर इसके बाद आपने देखा कि यहाँ आगे बढ़ा, यहाँ से सब मेन आ गया, यहाँ से आपने ब्रांच निकाल दी। तो फाइनली क्या हुआ कि यहाँ पे आपने कट ऑफ वॉल्व प्रोवाइड कर दिया,
और इधर डायरेक्शन में ये आगे बढ़ गया, यहाँ पे आपने कट ऑफ वॉल प्रोवाइड किया, ये आपका सब मेंस हो गए, ठीक है। यहाँ पे जो है आपने देखा ये आगे बढ़ा, यहाँ पे आपने प्रोवाइड कर दिया, इधर से इधर आया तो यहाँ पे आपने एक कट ऑफ वॉल, और यहाँ से आगे बढ़ा, यहाँ पे आपने कट ऑफ वॉल प्रोवाइड कर दिया। तो इस टाइप से जो है डिफरेंट टाइप्स के इसमें नंबर ऑफ बहुत ज़्यादा कट ऑफ वॉल्स का रिक्वायरमेंट होती है। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे आप वहाँ पे जहाँ पर भी आप चेंज कर रहे हैं, जहाँ पर भी एक न्यू नेटवर्क स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, कट ऑफ वॉल को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके जो है ये ब्रांच हो गए पाइप्स, ठीक है। यहाँ पे सबमेन्स से आपने ब्रांच पाइप्स निकाल दिए, ये आपके सबमेन्स हो गए। तो ग्रिड शेप में प्रोवाइड कर दिया, इसलिए जो है ये आपका कहलाता है ग्रिड आयरन सिस्टम। ये आप जो है जहाँ पर ये वेल प्लान्ड टाउन्स या सिटीज़ होते हैं, तो वहाँ पर जो है आप ग्रिड आयरन सिस्टम को यूज़ करते हैं। इसमें आपने बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर में जो है कट ऑफ वॉल्व्स की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जो भी कट ऑफ वॉल्व या स्लुइस वॉल्व जो हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि डेड एंड सिस्टम में इतना नहीं था। तो ये जो है, बट इसमें जो होता है इक्वल प्रेशर रहता है, हर जगह आप देख रहे हो कि जहाँ जहाँ प्रोवाइड करें वहाँ इक्वल प्रेशर है। यहाँ पे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं है कि ग्रिड डेड एंड में क्या था, एक जगह बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया, एक जगह कम हो गया, एक जगह थोड़ा ज़्यादा हो गया। यहाँ पे हमेशा जो भी वो होता है वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पर इक्वल प्रेशर रहता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नेटवर्क आपका आता है रिंग सिस्टम। रिंग सिस्टम, तो इसमें जो भी नेटवर्क रहता है वो रिंग शेप में रहता है। जैसे कि सपोज ये आपका मेन पाइप आया, ठीक है, ये मेन पाइप यहाँ चला गया, ये आपका मेन पाइप है, और फिर ये मेन पाइप आपने प्रोवाइड कर दिया, ये मेन है, ये मेन, यानी चारों तरफ से आपने क्या किया, रिंग बना दी मेन पाइप्स की। यानी आपने एक मेन पाइप प्रोवाइड कर दिया, इसको थोड़ा डार्क से शो कर देती हूँ जिससे आपको पता रहेगा कि ये आपका जो है मेन पाइप है, ठीक है। अब इन मेन पाइप से आपने क्या किया कि रिंग बना दी, यानी सब मेन्स पाइप की। जैसे कि इस मेन पाइप पे यहाँ पे आपने एक सब मेन्स प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक आपने सब मेन्स प्रोवाइड कर दिया, इधर मेन पाइप से यहाँ से सब मेन निकल गया, ये सब मेन। तो आपको पता है यहाँ से एक सब मेन पाइप शुरू हुआ, तो आपने यहाँ पे कट ऑफ वॉल्व, यहाँ से सब मेन शुरू हुआ, यहाँ कट ऑफ वॉल्व प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से सब मेन शुरू हुआ, वाटर इधर से इधर डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ से इधर डायरेक्शन में आ रहा था, इस डायरेक्शन में आ रहा है, यहाँ से इधर, तो यहाँ पे आपने एक सब मेन शुरू कर दिया, यहाँ से वाटर इस डायरेक्शन में, इस पाइप से, मेन पाइप से इधर जा रहा है सब मेन में, तो यहाँ पर एक सब मेन, इधर जा रहा है, यहाँ पर एक सब मेन शुरू कर दिया, इस वाटर इधर डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे एक सब मेन पाइप आ गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ पे एक सब मेन पाइप आ गया, और ये सारे पाइप आपके कैसे सब मेन्स, तो एक रिंग शेप बन जाता है। तो ये आपका कहलाता है रिंग सिस्टम। तो इसमें इक्वल प्रेशर रहता है और मल्टीपल फ्लो पाथ है। आप देख रहे हैं कि फ्लो जो है बहुत सारी डायरेक्शन से हो रहा है, और बट प्रेशर हमेशा यहाँ पे क्या है, इक्वल है, ठीक है, इक्वल प्रेशर रहता है जनरली। तो ये आपका कहलाता है रिंग सिस्टम। नेक्स्ट आपका आता है लास्ट जो नेटवर्क सिस्टम है, दैट इज रेडियल सिस्टम। तो इसमें जो भी नेटवर्क रहता है पाइप का वो आप रेडियली प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले ये मेन पाइप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपका मेन पाइप हो गया, और इस मेन पाइप से जो है आपने सब मेन्स निकाल दिए। सपोज ये एक सब मेन हो गया, ये आपने सब मेन्स प्रोवाइड कर दिए, ये आपका मेन पाइप हो गया, ये सब मेन्स जो है आपने प्रोवाइड कर दिए, ये सब मेन हो गया। सिमिलरली इस डायरेक्शन में आपने सब मेन प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, ये आपके जो है सब मेन्स पाइप हो गए, ये आपका जो है सब मेन हो गया, और यहाँ पर ये आपका सब मेन हो गया। तो आप क्या करते हैं कि इन मेन पाइप से जो है, ये मेन पाइप है, ये आपका सपोज वाटर जो है वो यहाँ पर आया, और यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में चला गया, कुछ इस डायरेक्शन में गया, फिर बॉटम में आया, फिर इस डायरेक्शन में सब मेन के थ्रू चला गया। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देते हैं सेंटर से, ठीक है, ये आपका जो है ब्रांच यहाँ से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद जहाँ पर ये मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर बना दिए, जहाँ से आप वाटर को प्रॉपरली क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये आपका क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वॉयर, यानी मेन पाइप के बाद सब मेन्स प्रोवाइड करें और उनको जब आपस में कनेक्ट किया
तो फाइनली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर आपने प्रोवाइड कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वायर से आपने क्या किया, सपोज ये वाटर इस डायरेक्शन में गया, यानी जब यहाँ पर आया तो आपने क्या किया कि यहाँ से इन ब्रांच पाइप्स को आपने प्रोवाइड कर दिया, ये ब्रांच पाइप्स निकाल दिए। तो इन ब्रांचेस के थ्रू रेडियली जो है वो वाटर को आपने प्रोवाइड कर दिया। जैसे कि ये वाटर यहाँ चला गया, इस डायरेक्शन में वाटर चला गया, कुछ इस डायरेक्शन में आ गया, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर आ गया। फिर जैसे कि आपने नीचे किया, बॉटम यहाँ से यहाँ प्रोवाइड कर दिया, कुछ वाटर नीचे चला गया। फिर यहाँ पे आके क्या हुआ, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया इस टाइप का वाटर, ठीक है, यहाँ आ गया। तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का वाटर का प्रॉपर चलता रहता है, यानी रेडियली डायरेक्शन में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ब्रांच पाइप्स के थ्रू, तो वो आपका सिस्टम कहलाता है रेडियल सिस्टम। ये जो है इसमें जोनल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, आप देख रहे हैं जोन्स बना दिए प्रॉपर, और उन जोन्स के थ्रू वाटर को आपने डिवाइड कर दिया। तो ये रेडियल सिस्टम में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो जोनल सिस्टम रहता है या जोनल डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। तो ये आपके कुछ डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।